अध्याय 501 एक सौदा। ये जानकर कि मॉन्क और उसकी सेना उनसे बहुत दूर नहीं है, वे थोड़े बेचैन हो गए। आखिरकार उन्होंने इस तरह के अभियान के लिए केवल एक छोटी सेना ही इकट्ठी की थी। वे ये भी जानते थे कि लड़ाई छिड़ने की संभावना है, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं। अब तक सिर्फ एक ही चीज थी जो दूसरों को परेशान कर रही थी, वो थी कि नेता पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे, और रे, उनका राजा वहां मौजूद था। सिर्फ राजा नहीं, बल्कि लाल ड्रैगन सेन। पहले तो ये एक डरावनी बात लग रही थी। आपका नेता वह व्यक्ति हो जिसने पूरे कांस्य महाद्वीप के लिए इतनी परेशानी खड़ी की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि रे उनके पक्ष में था। ये व्यक्ति जिसे पूरी सामग्री नहीं हटा सकी, उन्हें युद्ध में ले जा रहा था। आखिरकार अपरिहार्य होता है, और दूसरे बड़े मार्ग के ऊपर चढ़ने के बाद दूसरी तरफ भिक्षु और उसकी सेना को देखा जा सकता है। इस बार उसने पहले से भी बेहतर कवच पहना हुआ था, इसमें शिल्प कौशल का एक निश्चित बढ़िया स्पर्श था। यह मुख्य रूप से बैंगनी रंग के साथ काले रंग का था। अधिकांश डाक गिल्ड सदस्य यही पहनते थे, लेकिन यह नियमित जानवरों के गियर की तरह नहीं दिखता था, क्योंकि सभी खुरदरे किनारे इसमें से उकेरे गए लगते थे। ऐसा लगता है कि किसी को पदोन्नति मिल गई है, काइल ने टिप्पणी की। यह अधिकतर इस बात पर आधारित था कि वह कितना आकर्षक दिख रहा था। उसके पीछे करीब 100 या उससे ज्यादा डाक गिल्ड के सदस्य थे। लाल ड्रैगन एक दूसरे को घबराहट से देख रहे थे। हालांकि जब भिक्षु ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वह उनकी ओर सहजता से चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका उन पर हमला करने का कोई इरादा ही नहीं था। जब वह बीच रास्ते में पहुंचा तो भिक्षु रुक गया। तो क्या तुमने उस बात पर ध्यान दिया है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, माथा? भिक्षु ने पूछा। इससे बहुत से लोगों के होश उड़ गए। माथा ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उसने शिविर देखा था, लेकिन उनसे मिलने के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। नहीं, क्या माथा ही वास्तव में हमें धोखा दे रही है? काइल ने सोचा, हैरी की ओर देखते हुए कि क्या उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर बस एक ठंडा भाव था। मैं समझा सकता हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उम्मीद थी कि यह स्थिति पहले ही टाली जा सकेगी। माथा ने समझाया। मुझे लगा कि अगर हम जल्दी निकल जाएं, तो शायद हम उनसे टकराने की नौबत न आए। जब मैं ऊपर मंडरा रहा था, तो मोन्क मेरे पास आया था और एक तरह का सौदा करना चाहता था। अभी वे हमारे जैसे ही किले की ओर जा रहे हैं, और दोनों दलों का एक ही लक्ष्य है। वहां क्या हुआ और क्या हुआ, इस पर शोध करना। चीजों को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए मोन्क ने एक और द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव रखा। एक बनाम एक लड़ाई, और विजेता 3 दिनों के लिए बड़े जंगल में पीछे रहेगा, जबकि दूसरा समूह जांच कर सकता है। तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? जैक ने पूछा। ठीक है, क्योंकि एक तो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे लगा कि शायद हम उनसे पहले किले में पहुंच जाएंगे, और दूसरे कारण से द्वंद्वयुद्ध के लिए एक शर्त रखी गई थी कि रे को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये प्रस्ताव अजीब था, लेकिन जब रे ने अपने लोगों को देखा, तो उन्हें लगा कि उनमें से कई लोग इस बात से डरे हुए थे कि उन्हें एक बड़ी सेना के खिलाफ लड़ना होगा। जब जरूरत न हो, तो दोनों पक्षों के बीच टकराव से बचने के लिए यह एक अच्छा उपाय था। अपनी ड्रैगन आंखों से उसने ये भी देखा कि इन डाक गिल्ड सदस्यों में से कोई भी छाया से संक्रमित नहीं था। तो ये सिर्फ इंसान ही होंगे जो दूसरे इंसानों को मार रहे होंगे। 3 दिन का लाभ हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेनी ने कहा। हम किले को नष्ट करने वाली हर चीज का पता लगा सकेंगे, और शायद इसका इस्तेमाल छाया के खिलाफ भी कर सकेंगे। हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब हम जीतें, और हम द्वंद्वयुद्ध में अपने सबसे मजबूत व्यक्ति का भी उपयोग नहीं कर सकते, माथा ने जवाब दिया। समूह ने इस पर थोड़ी और चर्चा की, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे द्वंद्वयुद्ध को स्वीकार करेंगे। आखिरकार उनके लिए जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण था, और ये द्वंद्वयुद्ध बस यही करेगा। हालांकि उनके पास अपनी शर्तें थीं। माथा स्थिति बताने के लिए सामने आई। चूंकि रे लड़ाई नहीं करेंगे, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप, नेता भिक्षु, भी लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, मॉन्क ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं अपना सबसे अच्छा आदमी चुनूंगा, टॉवर, मॉन्क ने पुकारा। डाक गिल्ड के सदस्यों में से एक बड़ा आदमी आया जो एक बड़े पेड़ के तने जितना मोटा था और 2 हाथों से कुल्हाड़ी चला रहा था। माथा के सामने खड़ा वह सचमुच एक टावर जैसा लग रहा था। और टावर का सामना किससे होगा? मोन्क ने पूछा। दूसरे पक्ष की बात करें तो उन्हें यह तय करने के लिए अधिक समय चाहिए कि कौन चुनना है। तुम क्यों नहीं ऐसा करते काइल? हैरी ने सुझाव दिया। तुमने पिछले द्वंद्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था,
और तुम सभी को बता रहे हो कि तुम हमारे राज्य के सबसे अच्छे तलवारबाज हो। मुझे लगता है कि तुम एक बेहतरीन विकल्प हो। काइल को आश्चर्य होने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि वह हैरी के बुरे पक्ष में आ गया। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने ऑल किंगडम टूर्नामेंट में तुम पर दांव लगाया था? काइल ने पूछा। केवल तुम्हारे जैसा मूर्ख ही इतनी साधारण सी बात के लिए द्वेष रखेगा। हैरी ने झट से जवाब दिया। क्या तुम दोनों शांत हो जाओगे? माथा ने बीच में कूदते हुए कहा। ठीक है, मैं जाऊंगा और ये द्वंद्व जीतूंगा, जैसा कि मैंने पहले किया था, काइल ने कहा, काले कौवे को लेकर केंद्र की ओर चलते हुए। ऐसा लगता है कि हैरी के लगातार तानों ने उस पर काबू पा लिया था। बस सबको याद दिलाना है, भिक्षु ने कहा, कि आपको इस तरह के द्वंद्व युद्ध में नहीं कूदना चाहिए, भले ही आपको लगे कि इसमें मौत हो जाएगी। ये टिप्पणी विशेष रूप से रे के लिए थी, क्योंकि सभी जानते थे कि वह पहले भी इस मामले में कूद चुके हैं। अध्याय 502 कुछ साबित करने के लिए। द्वंद्व युद्ध राज्यों के लिए युद्ध में जाने के बिना मुद्दों को हल करने का एक अच्छा तरीका था। वे राज्यों के बीच पवित्र तर्क थे और यहाँ तक कि साम्राज्य भी उनका पालन करता था और उनका परिणाम चाहे जो भी हो। यही एक कारण था कि डाक गिल्ड के सदस्य रे को बनाए रख रहे थे। उसने पिछले द्वंद्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था और यहाँ तक कि रेडविंग सेना ने भी उसे ऐसा करते हुए देखा था, इसलिए उसे ये थोड़ा घिनौना लगा। इसे इतना अपमानजनक कृत्य माना जाता था कि अगर रे फिर से वही काम करता तो सेना में बहुत से लोग उसका पीछा करना छोड़ देते। इस बार वह पहले की तरह काइल की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। कैटी ने उसे इन सभी बातों से अवगत कराया। शुक्र है, रे को ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि उसके दिमाग में यह विचार आया कि उसे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि हर कोई उसके बारे में क्या सोचता है। अगर वह किसी दोस्त को बचाना चाहता है तो उसे ऐसा करना चाहिए। ऐसी बातों पर अड़े रहना बेवकूफी थी। काइल बीच में पेड़ की मोटी जड़ के ऊपर खड़ा था, जबकि टॉवर भी अपनी 2 हाथ वाली कुल्हाड़ी के साथ वहां खड़ा था। उसने कुल्हाड़ी को इस तरह से कसकर पकड़ रखा था मानो वह किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार हो। अगर कोई उन दोनों पर एक नजर डालता तो उसे लगता कि काइल के जीतने का कोई मौका नहीं है। जड़ के दोनों ओर एक दूसरे के सामने 2 सेनाएं खड़ी थीं। तैयार हो? टावर ने भारी धीमी आवाज में पूछा। चलो, काइल ने जवाब दिया। मजबूती से शुरुआत करना और अपने समर्थकों को भरोसा दिखाना चाहते हुए काइल वहीं खड़ा रहा और अपनी की को अपने ब्लेड पर केंद्रित किया। टॉवर ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे जितना हो सके उतनी जोर से नीचे पटक दिया। किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती कि वह कूदकर हमला टाल दे, लेकिन काइल अपनी बात साबित करना चाहता था। उसने अपने दोनों पैर जमीन में गाड़ दिए और हमला झेलने के लिए तैयार था। काइल ने सोचा, बेस्टिंग प्रक्रिया से मेरी बेहतरकी के साथ यह एक आसान काम होगा। जब कुल्हाड़ी उसकी तलवार से टकराई तो उसे एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ा। वह तुरंत अपने पैरों से गिर गया और जमीन पर गिर गया। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने कुल्हाड़ी को अपनी गर्दन के आर पार होने से रोका। आखिरकार अपनी की से एक जोरदार प्रहार शक्ति बनाई। काइल ने कुल्हाड़ी को एक तरफ धकेल दिया और अपने पैरों पर वापस आ गया। जब वह उतरा तो उसने पाया कि उसके बाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा था। गंभीरता से ये बात दूसरों की नजरों से भी छिपी नहीं रही। काइल को पहला झटका लगने से पैर में चोट लग गई थी। एक बड़े आदमी के खिलाफ जो खुद से ज्यादा शक्तिशाली था, उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी जो वह इस्तेमाल कर सकता था और वह थी उसकी गति। ब्लैक सैश नाइट का फुटवर्क इसी पर निर्भर था। टॉवर फिर से काइल की ओर बढ़ रहा था और उसे पता था कि वह पहले की तरह एक और वार नहीं झेल सकता। वह एक बेवकूफ था जिसने डाक गिल्ड के सदस्य को कम करके आंका था। बेशक वे ऐसे महत्वपूर्ण मामले के लिए किसी मजबूत व्यक्ति को भेजते। किसी कारण से उसे लगा कि वह हैरी सहित सभी को ये साबित करना चाहता था कि गैरी के खिलाफ उसका द्वंद्व कोई संयोग नहीं था। यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था जैसा वह कर सकता था, उसे अंतिम क्षण तक इंतजार करना पड़ा। जब कुल्हाड़ी गिरी तो काइल ने अपना सिर और शरीर हिलाया, एक तरफ झुक गया, केवल अपना पैर थोड़ा सा हिलाया। फिर टॉवर के शरीर को पूरी तरह से खोलकर उसने अपनी तलवार बाहर फेंकी। टॉवर के विशाल आकार के कारण वह उसे केवल उसकी छाती पर ही मार सकता था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था। तलवार उछलकर पीछे की ओर उछली और बड़ा आदमी हिलता तक नहीं। लानत है, मैं अपने हमलों में अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता, काइल ने शिकायत की। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था। काइल के हथियार सिर्फ उन्नत स्तर के थे।
की के साथ भी खरोंच तक न लगने का मतलब था कि टॉवर ने जो कवच पहना था वह अच्छी गुणवत्ता का रहा होगा। अपनी मुट्ठी से पलटते हुए टॉवर ने काइल के सिर पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। काइल जल्दी से उठकर खुद को तैयार करने लगा, अभी भी अपने टखने में दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि यह टूटा है या नहीं, लेकिन वह इसे ठीक करने की कोशिश में उस क्षेत्र में एक निश्चित मात्रा में की आपूर्ति कर रहा था। अगर वह लड़ाई को टाल सकता था और समय रहते अपने टखने को ठीक कर सकता था, तो शायद उसके पास मौका था। कुल्हाड़ी से कई हमले हुए और टॉवर उसे इतनी तेजी से घुमा रहा था कि उसकी आधी लंबाई के आदमी के लिए भी यह गति केबल के बराबर होनी चाहिए थी। काइल को लगातार हमलों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा, हर बार उसके पैर में और ज्यादा चोट लग रही थी। आखिरकार एक बड़े वार ने काइल को फिर से उसकी पीठ पर गिरा दिया, और ऐसा लग रहा था कि कुल्हाड़ी उसके सिर पर गिरने वाली है। क्या तुम मान गए? टावर ने पूछा। अगर जरूरी न हो तो मैं किसी आदमी को मारना नहीं चाहता, और मैं देख सकता हूँ कि तुम घायल हो गए हो। काइल हार गया था। सबके सामने इतनी डींगे हाँकने के बाद, ये सोचने के बाद कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, सभी ने उसे हारते हुए देखा था और वह हैरी के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। ये सबका सबसे बुरा हिस्सा था। उसने सोचा कि क्या उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए, भले ही वह जानता था कि वह हार जाएगा, लेकिन फिर एक मौका था कि वह मर भी सकता था। दांत पीसते हुए उसने कहा, वह मूर्ख नहीं है, वह एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहेगा। मैं इस लड़ाई में हारा हूँ, रेडविंग्स हार गए हैं, काइल ने जवाब दिया। इस हार का मतलब था कि रेडविंग्स को 3 दिन तक यहीं रहना होगा, ताकि मोन्क और उनकी टीम अपनी जांच आगे बढ़ा सके। अध्याय 503 उदासी। ये रेडविंग साम्राज्य के लिए कई नुकसानों की शुरुआत है, मोन्क ने चिल्लाते हुए कहा और अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। रे को आगे बढ़ने और उस सौदे को भूल जाने का प्रलोभन था जो उन्होंने अभी अभी किया था, लेकिन दूसरों ने उसे याद दिलाया कि अगर वह युद्ध के परिणाम को अनदेखा करेगा, तो वे एक नेता और एक व्यक्ति के रूप में उसके लिए सम्मान खो देंगे। एक सच्चा व्यक्ति अपना वचन निभाता है, और एक राजा से ऐसा करने की अधिक अपेक्षा की जाती है। कुछ और करने को न होने पर समूह ने वहीं डेरा डालने का फैसला किया और फिर आखिरकार वे 3 दिन तक आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए, अपनी पिछली जगह से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही। इस बार वे पेड़ की जड़ के ऊपर, पेड़ के तने के पास थे। कुछ दिनों तक विशाल जंगल में रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत ज्यादा जानवरों से नहीं टकराए। उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा किले में हुई घटना के कारण हुआ था या शायद कुछ और, लेकिन इससे उन्हें खुले में कैंपिंग करने में ज्यादा सहजता महसूस हुई। जब रात हुई, तो सैनिकों ने वही किया जो वे कर सकते थे, पीना और खाना। हालांकि काइल ने किसी से बात नहीं की थी। उसने शराब की एक बड़ी बोतल ली और दूसरों से दूर जाकर जड़ के किनारे पर बैठ गया, नीचे की ओर देखते हुए। ये देखकर चारों युवा शूरवीर उससे बात करने के लिए आगे बढ़े तथा उसे सांत्वना देने की इच्छा व्यक्त की। आपने उस लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, मास्टर काइल, फ्लिन ने झुकते हुए सबसे पहले कहा। काइल ने शराब की बोतल से एक बड़ा घूंट लिया, उनकी तरफ देखा और पीना जारी रखा। तभी वेंडी ने देखा कि उसके बगल में एक और खाली बोतल पड़ी थी। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप शराब पीना कम करें, वेंडी ने सुझाव दिया। ऐसा समय भी आ सकता है जब हमें आपसे लड़ना पड़े। ये सुनकर काइल को हंसी आ गई। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि इस राज्य को मेरी जरूरत है? मेरी तरफ देखो, मैं एक लड़ाई हार गया हूँ और अब एक युवा शूरवीर मुझे आदेश दे रहा है। मुझे लगता है कि तुमने उस लड़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्लेयर ने कहा। अगर तुमने शुरुआत में ही वह शुरुआती झटका नहीं झेला होता तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा पाते और जीत जाते। लेकिन मैं जीत नहीं पाया, काइल ने झट से जवाब दिया। और इसी वजह से हम सब इस अजीब स्थिति में हैं। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि एक मौका जरूर आएगा जब तुम युद्ध में खुद को साबित कर पाओगे। फ्लिन ने उसे प्रोत्साहित किया। हो सकता है कि तुम फिर से उस विशालकाय आदमी से मिलो और उसे खुद हरा दो। शायद, काइल ने बुदबुदाया। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये स्पष्ट था कि काइल उदास था, लेकिन उनकी कोई भी बात उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अप्रत्याशित कदमों की आवाज उनकी ओर आती हुई सुनाई दी, और जब उन्होंने देखा कि वह कौन था, तो उन्होंने देखा कि यह वेन था। उसके हाथ में एक पुछ था और वह उसे काइल को सौंप रहा था। और शराब? काइल ने पूछा। ले लो, ये संतरे का जूस है, वेन ने कहा। मुझे लगता है कि मैं शराब के साथ ठीक रहूंगा, युवा राजकुमार। तुम्हें खुद पर तरस खाना बंद कर देना चाहिए और इस घटना से आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ बैठे रहने से परिणाम नहीं बदलेगा।
मेरा विश्वास करो, मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ। वेन ने सोचा कि कैसे उसने एमी की मौत पर वर्षों तक विचार किया था, कैसे उसे लगा था कि यह उसकी गलती थी। उस दौरान उन्होंने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने देखा कि राजकुमार को अब गेंदों का एक नया सेट मिल गया है, क्योंकि उसके पास सफेद पत्थर है। तुम्हें पता है कि तुम शायद इसके बिना अभी भी कुछ नहीं हो। काइल, प्रिंस वेन ने हमें बचाया है, ड्रैगन से भी। वह केवल तुम्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, वेंडी ने शिकायत की, ये देखते हुए कि काइल की टिप्पणी बहुत आगे बढ़ गई थी। आप यहाँ बैठ सकते हैं और खुद पर तरस खा सकते हैं, या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। प्रशिक्षण ले और लड़ते रहें ताकि आप फिर कभी न हारें, वेन ने कहा और चला गया, और बच्चों ने उसके पीछे चलने का फैसला किया। वे नहीं जानते थे कि यह कौन था, लेकिन यह वह काइल नहीं था जिसे वे जानते थे। जब वे सब उस रात सोने चले गए, तो वैन को हर रात की तरह घबराहट महसूस हुई। वह वही था जिसने सफेद पत्थर पकड़ा था और वहां एक हत्यारा था। इस वजह से रेड विंग के नेताओं में से एक को नेताओं के बड़े तंबू के बाहर पहरा देने के लिए कहा गया, जबकि अन्य सो रहे थे। नींद न आने की वजह से वैन ने इधर उधर देखा कि टेंट में कौन है। उसकी नजर एक पल के लिए हैरी पर पड़ी जो सो रहा था। वह हाल ही में काइल के आसपास बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। हालांकि कम से कम काइल ने तो यही दावा किया था। हैरी से बात करने वाले अन्य लोगों को लगा कि वह भी कुछ अलग नहीं है। लेनी ने कहा था कि उसने हैरी को अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा है, लेकिन अन्य लोग इसे नहीं देख पाए। फिर भी यह एक विकल्प था कि वह हत्यारा हो सकता है। कमरे में केवल काइल ही नहीं था, जो बाहर गार्ड की ड्यूटी पर था। वेन को नहीं पता था कि उसने कितनी शराब पी रखी थी और उसे उम्मीद थी कि वह सो नहीं गया होगा। की के इस्तेमाल से शराब के असर से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वे चाहें। बाहर देखने पर काइल को सीधा खड़ा देखकर वेन ने सोने का फैसला किया। आधी रात को उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख रहा है और वह झटके से जाग गया। हालांकि वह अपना शरीर हिला नहीं सकता था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सपना है या नहीं, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे पता चला कि हर कोई उसके जैसे ही तंबू में था। तुमने मेरे साथ जो छोटी सी बातचीत की थी उसके लिए धन्यवाद, उसके ऊपर बैठे आदमी ने कहा। स्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हुए वैन को अंततः स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसके ऊपर कौन था। वह काइल था। अपनी अंगुलियों को हिलाते हुए वैन ने अपनी थैली में रखे सफेद पत्थर तक पहुंचने की कोशिश की, ताकि देख सके कि क्या वह कुछ कर सकता है। मैंने पहले ही सफेद पत्थर ले लिया है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करने के बारे में मत सोचो। ओह, और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वह हत्यारा हूँ जिसकी तुम सभी तलाश कर रहे थे, काइल ने कहा। अध्याय 504, लक्ष्य नहीं। काइल किस बारे में बात कर रहा है, वेन ने सोचा, जबकि उसी समय वह सोच रहा था कि क्या उसका जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। काइल पर शैडो का कब कब्जा हुआ था। उसने सोचा, क्या ये गैरी के साथ उसकी लड़ाई के बाद हुआ था, या जब ड्रैगन की हड्डियां मिली थी। अगर वह हत्यारा था, तो इसका मतलब था कि वह रेडविंग सदस्यों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार था। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उनके करीबी लोगों में से कोई व्यक्ति पूरे समय छाया के लिए काम कर रहा था। हालांकि यह पहली बार नहीं था। क्या काइल ने जानबूझकर बड़े आदमी के खिलाफ लड़ाई हारी? अब तक काइल ने जो कुछ भी किया था, वह संदिग्ध लग रहा था। वह किसे अपने पैर को ठीक क्यों नहीं कर सका? उसने पहला हमला सीधे तौर पर झेलने का फैसला क्यों किया? जो भी हो, अभी वैन सिर्फ जीना चाहता था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई की कला कमजोर थी। इस पूरे समय वह अपने जादू और सफेद पत्थर पर निर्भर था। एक जादूगर के तौर पर, जैसे ही दुश्मन आपके करीब आता है, सब खत्म हो जाता है। एक तरह से एक हत्यारे जैसा वर्ग जादूगरों के लिए सबसे खतरनाक होता है। रेडविंग्स ये युद्ध हार जाएंगे, काइल ने कहा। मुझे पता था कि यह तुम ही हो, पीछे से एक आवाज आई। पीछे मुड़ते ही काइल के पास वैन पर से अपनी पकड़ ढीली करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने अपने शरीर को इस तरह से मोड़ा कि उसके पैर अब उसके सिर के पास थे। अपनी पिंडली पर जानवर के गियर के साथ उसका पैर एक तलवार से टकराया था और उसने हमला रोक दिया। एक हाथ से जमीन पर खुद को संतुलित किया। दूर जाते हुए उसने जल्दी से काली कौवे वाली तलवार खींच ली। तुम इस पूरे समय मेरे लिए परेशानी का सबब बने रहे हो। मैं जहां भी जाता हूं तुम मेरा पीछा करते हो, काइल ने चिढ़कर चिल्लाया।
वेन अब सांस लेने और चलने में सक्षम हो गया था और देख सकता था कि उसकी जान किसने बचाई थी। वह हैरी था। सभी लोग जागो, हम पर हमला हो रहा है, वेन ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। चीख सुनकर बाकी लोग भी जाग गए थे। आधे सोए हुए वे देख रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा था। वे केवल हैरी को देख पा रहे थे, जिसके दोनों ब्लेड बाहर निकले हुए थे, और काइल भी। लेनी, ये हैरी है, इसे छाया ने अपने कब्जे में ले लिया है, ये हत्यारा है, इसने वेन को मारने की कोशिश की है। काइल चिल्लाया, मैं उसे बचाने जाऊंगा। काइल वेन की ओर दौड़ा, और हैरी उसे रोकने के लिए तैयार था, लेकिन काइल के आरोपों के कारण लेनी ने अपने चमकदार जादुई हाथों का उपयोग करके हैरी को रोक लिया। तुमने सब कुछ गलत समझा है, वेन की रक्षा करो। काइल्स हत्यारा है, हैरी ने चिल्लाकर कहा। वह लेनी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। काइल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और ऐसा लगा कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। अपने समय के दौरान वह जानता था कि एक समय ऐसा आएगा जब उसकी पोल खुल जाएगी। फिर भी एक व्यक्ति था जो संदिग्ध था और लगातार उसके पीछे पड़ा रहता था, इसलिए उसकी योजना सभी को उस व्यक्ति हैरी के खिलाफ कर देने की थी। हालांकि पिछले युद्ध के बाद से हैरी को दूसरों पर बहुत भरोसा था। केवल एक व्यक्ति जिसे वह मना पाया था वह थी लेनी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए यह पर्याप्त होगा। फिर भी एक और व्यक्ति था जो आश्वस्त नहीं था। उसे छोड़ दो, काइल ही छाया से संक्रमित है, रे ने कहा। उसे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन इस पूरे समय वह उससे इसे छिपाने में सक्षम था। लेकिन वेन पर हमला करते समय उसने ऐसा करने के लिए छाया की कुछ शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा, ताकि उसे स्थिर कर दिया जा सके। अब जब ड्रैगन की आंखों का उपयोग किया जाता है, तो उसके शरीर के चारों ओर काली छाया देखी जा सकती है। काइल पहले से ही तेज था, और अब वह छाया की सहायता से पहले से भी ज्यादा तेज था। वेन ने भागने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। काइल उसके पीछे घूम गया और उसके एक हाथ को मोड़ दिया, जबकि दूसरे को पकड़ लिया। फिर क्रिस्टल को वैन के हाथ में रख दिया गया, जबकि काइल ने उसे अपने हाथ में पकड़ रखा था। तुम क्या कर रहे हो? वेन ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह की का उपयोगकर्ता नहीं था, और काइल था। संघर्ष बेकार से भी परे था। मेरा लक्ष्य कभी भी तुम्हारा जीवन नहीं था, युवा राजकुमार, बल्कि उसका जीवन था, काइल ने कहा। वेन के शरीर में अपनी खुद की चैनलिंग करके वह उसे क्रिस्टल में अपने स्वयं के मन का उपयोग करने में सहायता करने में सक्षम था। वेन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। कई लोगों को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वे इस तथ्य से अनजान थे कि की और मन एक ही प्रकार की ऊर्जा हैं। क्रिस्टल चमकने लगा और ऊर्जा की एक चमकदार सफेद रोशनी रे की ओर आने लगी। क्रिस्टल से निकलने वाली शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे कि या जादू से रोका जा सके, इसलिए रे के पास इससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह भाग गया और तंबू से बाहर निकल गया। काइल, रुक जाओ, माथा चिल्लाए, तुम उसे मार डालोगे। किरण लगातार उसका पीछा करती रही और उसका दायरा व्यापक होने लगा। मैं नोअर को बुलाकर उसे पीछे से पकड़ सकता था, लेकिन इस बात की भी संभावना थी कि वह भी किरण से प्रभावित हो जाए। रे ने सोचा। नहीं, कृपया रुकें, मैं यह नहीं करना चाहता, वेन चिल्लाया। क्या तुम नहीं देख सकते कि वह तुम्हारी शक्ति से कितना डरता है? छाया की तरह तुम्हारी शक्तियों ने निर्धारित किया है कि वह कुछ ऐसा है जिसका इस धरती पर अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उससे छुटकारा पाओ, काइल चिल्लाया। अंततः प्रकाश की सफेद किरण रे पर पड़ी और वह शीघ्र ही धीमा पड़ गया। उसे कमजोरी महसूस होने लगी, उसके पूरे शरीर में जलन महसूस होने लगी। मैं नहीं मर सकता, मैं दोबारा नहीं मर सकता, रे चिल्लाया। काइल हंसने लगा, लेकिन जल्द ही उसकी हंसी रुक गई क्योंकि उसके शरीर के एक हिस्से में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे गर्मी महसूस होने लगी। मुझे खेद है पुराने दोस्त, हैरी ने कहा। आप हमारे साथ रहे हैं, रे, और सभी के साथ शुरू से ही रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें रे को जीवित रखना है। दूसरे ब्लेड से उसके सिर पर कट लगाया गया और वह फर्श पर लुढ़क गया। अचानक सफेद रोशनी बंद हो गई, लेकिन सभी रेडविंग नेता डरकर केंद्र की ओर देखने लगे। काइल मर चुका था, और अब उसका कोई इलाज नहीं था। अध्याय 505, एक करीबी मौत। जब रे सफेद पत्थर के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, तब बड़े तंबू में एक छेद हो गया था। ये कुछ सेकंड तक हमला करने में कामयाब रहा था। उसकी त्वचा लाल हो गई थी और छिलने लगी थी। आखिरकार जब त्वचा उतर गई तो उसका सामान्य रंग वापस आ गया। सफेद रोशनी बंद हो गई। रे ने सोचा, हमले से होने वाला दर्द उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हमले ने पहले से नकली ड्रैगन को मारने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि सफेद पत्थर ने उनकी बहुत मदद की। यह एक अनुस्मारक था कि इसका इस्तेमाल रे के खिलाफ भी किया जा सकता है। जब वह ठीक हो गया तो उसने वापस तंबू में जाने का फैसला किया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि दूसरे रेडविंग लीडर बीच में किसी चीज के चारों ओर खड़े थे। जब रे अंदर आया तो उन्होंने शर्म से सिर झुकाकर उसके लिए रास्ता बनाया। तभी रे ने काइल की लाश को फर्श पर पड़ा देखा। वह कुछ देर तक उसे घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। उन्हें लगा कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। काइल उसके साथ मूल काले रंग के सेश में से एक था, ठीक गैरी और मोन की तरह। और अब मूल काले सेश सदस्यों में से वह आखिरी व्यक्ति था जो छाया के सामने नहीं झुका था। मुझे खेद है रे, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, हैरी ने समझाना शुरू किया। वह अकेला बोल रहा था, लेकिन रे जिस तरह से व्यवहार कर रहा था उसे देखकर उसे कुछ कहना पड़ा। उसे लगा कि उसे खुद को समझाने की जरूरत है। मैंने काइल को पहले भी ड्रैगन की हड्डियों के साथ अकेले देखा था और उसका चेहरा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसे पहचानना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने कोशिश करने का फैसला किया और सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं शापित हूँ। मैंने कभी भी उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन रे, तुम। रे ने अपना हाथ उठाया। वह हैरी की आवाज में कांपती आवाज से बता सकता था कि उसके शब्द सच्चे थे। अतीत में वे दोनों अच्छे दोस्त थे, हर कोई था और उन्होंने एक साथ बहुत कुछ सहा था। अन्य लोग तो ये भी सोच रहे थे कि सिल्विया इस बुरी खबर से कैसे निपटेगी। नोअर को बुलाकर रे ने काइल की लाश को उठाया और उस पर रख दिया। फिर उसने उसे एवरियन वापस जाने का आदेश दिया। वह सिल्विया को सूचित करने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि काइल को एवरियन में ही दफनाया जाना सबसे अच्छा होगा, किसी बेतरतीब जंगल में नहीं। रे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि वे वहां तंबू में बिना कुछ किए बैठे नहीं रह सकते थे। इसलिए माथा ने अस्थायी रूप से कार्यभार संभाला, क्योंकि हैरी भी अभी भी थोड़ा असहज लग रहा था। उसने तय किया था कि रे को जगह देना सबसे अच्छा होगा, और जब बाकी शूरवीरों की जांच करने चले गए तो लेनी ने हैरी पर पैनी नजर रखना जारी रखा। हालांकि उसने कहा था कि काइल छाया के प्रभाव में था और वह नहीं था, लेनी ने इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। आखिरकार हैरी ने समय समय पर कुछ अजीब चीजें की थी, और त्वचा के रंग में परिवर्तन असामान्य था और इसे किसी तरह से समझाने की आवश्यकता थी। रे को अपने विचारों में खोकर वह जमीन पर बैठ गया और ध्यान करने लगा, अपने शरीर के चारों ओर की को महसूस कर रहा था। उसने लंबे समय से ऐसा नहीं किया था। ये कुछ ऐसा था जो वह अक्सर करता था जब वॉन ने उसे बहुत समय पहले की सिद्धांत सिखाए थे। मैं छाया को उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने से क्यों नहीं रोक सकता? रे ने सोचा, यह मेरे करीबी लोगों को संक्रमित करना जारी रखता है, भले ही मैं उनके बिल्कुल पास ही रहता हूँ। अपनी गलतियों के बारे में सोचते हुए और भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए वह क्या कर सकता है? उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ड्रैगन आंखों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था। किसी तरह छाया एक से ज्यादा बार उसका पता लगाने से बच गई थी। उसे अपनी शक्तियों पर भरोसा था और अंत में यही उसका अंतिम पतन था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माथा ने पूछा। रे ने सिर हिलाया और ध्यान करना बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि माथा क्या कहने आ रही है। रे, मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस मुश्किल दौर से गुजरी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते, माथा ने कहा। और तुम्हें सिर्फ एक दोस्ताना याद दिलाना चाहती हूँ, अभी भी दो लोग हैं जिन्हें हमें वापस लाना है। मैंने अभी भी उस पर हार नहीं मानी है। रे को जवाब दिए बिना ही वह कमरे से बाहर चली गई। यह एक छोटा और प्यारा संदेश था, और इसने उसे एहसास दिलाया कि वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। अपने दिमाग में कहीं न कहीं उसने तय कर लिया था कि वे दोनों लोग पहले ही चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पास अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का एक मौका था। रे खड़े होकर तंबू से बाहर निकले और ऊंची आवाज में चिल्लाए, सभी लोग कृपया इकट्ठा हो जाएं और अपना सामान पैक कर लें। रे चिल्लाया, जबकि सभी को आश्चर्य हो रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसके कहे अनुसार करने का फैसला किया। वे सोच रहे थे कि क्या वे उस किले में वापस लौट पाएंगे जहां से वे आए थे। आखिरकार उन्होंने दुश्मन को देखा था और उनकी संख्या भी उनसे ज्यादा थी। जो कुछ हुआ था उसके बाद उनका वापस लौटना ही समझदारी थी। जब सभी ने अपना सामान पैक कर लिया तो रे उस दिशा में आगे बढ़ने लगे जहां मोन्क और अन्य लोग गए थे। चलो, हम उस किले की ओर जा रहे हैं। द्वंद्व युद्ध निरर्थक है। उन्हें पता चल गया होगा कि भिक्षु छाया से संक्रमित हो गया था।
उस द्वंद्व युद्ध में कोई सम्मान नहीं था और हम उन्हें उनके किए की सजा देंगे। रे ने कहा, अगर आपको मेरी योजना से कोई समस्या है, तो बेहतर है कि आप अभी चले जाएं। हालांकि, उनमें से किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी और इसके बजाय वे मुस्कुरा रहे थे। छोटी रेडविंग सेना मोंट के समूह के साथ पकड़ने के लिए रवाना हो गई। अध्याय 506, एक भूत। रे के आदेश के बाद समूह ने मोंट का पीछा करते हुए किले की ओर प्रस्थान किया। उन्हें कुछ पकड़ना था और सच में यह असंभव था कि वे उनसे पहले किले तक पहुंच पाते। फिर भी, जितना अधिक समय तक उन्होंने उन्हें अपने आप जांच करने दिया, उतना ही अधिक मौका था कि वे कुछ पा सकें और उसे रे और दूसरों से छिपा सकें। रे नोअर का उपयोग करके दूसरों से आगे निकल सकता था, लेकिन अभी जो हुआ था, उससे वह चिंतित था। उसे चिंता थी कि यह उनकी योजना का हिस्सा हो सकता है। वे अभी भी छाया महाद्वीप क्षेत्र में थे। उनकी नज़र हर जगह थी और शायद उन्हें ये भी पता था कि वे अब क्या कर रहे हैं। अगर रे ने इन लोगों को छोड़ दिया, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे उन पर हमला कर देंगे। वह ये भी नहीं चाहता था कि पहले जैसी घटना फिर हो। लानत है, फ्लिन ने गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, काइल गद्दार कैसे हो सकता है? वह छाया के कब्जे में कैसे आ गया? मुझे समझ में नहीं आता। वह हमेशा हम पर नजर रखता था। उसके पास हमें कभी भी मारने का मौका था तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? कई मजबूत शूरवीर और लोग छाया के कब्जे में आ जाते हैं। वेंडी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। ये गैरी और मोंट के साथ भी हुआ। लेकिन यह अलग बात है, काइल इतने लंबे समय तक हमारे साथ था। और हैरी के बारे में क्या? मैंने सुना है कि उसने ही काइल को मारा था। क्या वह अभी भी संदिग्ध नहीं है? वह सब कुछ बना सकता है। बच्चों ने उस दिन नेताओं के तंबू में जो कुछ हुआ था, उसे नहीं देखा था, क्योंकि वे अपने तंबू में ही सोए थे। केवल वही लोग जानते थे कि काइल ने क्या किया था। वे नेता ही थे, और यह जानकारी उन्हीं से मिली थी। तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो, हैरी ने अपनी गति धीमी करते हुए और बच्चों के साथ अपनी गति मिलाते हुए कहा। मेरा विश्वास करो, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये पहली बार है जब मेरे किसी करीबी पर छाया का असर हुआ है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब मैंने उन ड्रैगन हड्डियों को छुआ, तो मुझे पता था कि कुछ ऐसा है जो मुझ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से इसकी अधिकांश शक्ति काइल पर पहले ही इस्तेमाल हो चुकी होगी। आपको सावधान रहना होगा। छाया हमारी कुछ सबसे गहरी इच्छाओं को पोषित करने और बाहर लाने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करती है। शायद काइल अपनी तलवारबाजी और बैकसैश नाइट स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए उसने आधी रात को साथी शूरवीरों पर इसका परीक्षण किया। शायद काइल को वैन से किसी तरह की ईर्ष्या थी, और इसीलिए उसने राजकुमार को मारने की कोशिश की थी। समस्या यह है कि कभी कभी हमारे लिए ये बताना कठिन होता है कि कौन सी कार्रवाई छाया से प्रभावित है। ये बताना कठिन है कि क्या ये चरम क्रियाएं वास्तविक थीं, या छाया द्वारा ही की गई थी, जिसमें काइल को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया था। काइल कोई कठपुतली नहीं है, फ्लिन ने बड़बड़ाते हुए हैरी की कही हर बात को नजरअंदाज किया। वे सिर्फ युवा योद्धा थे, आखिरकार बच्चे ही तो थे। इसे एक सबक के रूप में लें, लेनी ने बीच में बोलते हुए कहा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी समय छाया से प्रभावित हो सकता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। क्या आप जानते हैं, यहाँ तक कि एवरियन के पुराने ड्रैगन शूरवीर भी इससे प्रभावित हुए थे। आपको क्या लगता है कि वे कैसे पराजित हुए? दिव्य सत्ता ने उन्हें शक्ति, ज्ञान और शक्तिशाली हथियार भी दिए थे। अंत में, जब छाया से संक्रमित हुए, तो उन्हें दी गई सभी चीजें एवरियन के खिलाफ इस्तेमाल की गईं। बच्चों को पुराने ड्रैगन शूरवीरों के बारे में अच्छी तरह से पता था और रेडविंग सेना को भी। यह एक ऐसी कहानी थी जो उन सभी को सुनाई गई थी जब वे शूरवीर बनने का प्रयास कर रहे थे। उस समय ये छाया को हराने के खिलाफ मानव जाति की एकमात्र उम्मीद थी, और वे उन्हें आगे हमला करने से रोकने में भी कामयाब रहे थे। हालांकि आज तक उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उनकी हार उनके संक्रमित होने के कारण हुई थी। कोई भी किताब उन्हें इस बारे में कहानियां नहीं सुनाती थी, लेकिन इससे उन्हें याद आया कि लेनी शायद झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह उन कुछ लोगों में से एक था जो ड्रैगन शूरवीरों के समय में अभी भी जीवित थे। उनका सारा अनुभव और ज्ञान किताबों से नहीं आया था, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पता था। काइल हमारे पास वापस नहीं आ रहा है, रे ने कहा। हमें उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो जीवित हैं और यह सुनिश्चित करना है कि कोई और काइल फिर से न हो। पूरे दिन की यात्रा के बाद अब उनके लिए शिविर लगाने का समय आ गया था, जैसा कि वे हमेशा करते थे। वे अभी भी विशाल जंगल में थे,
जिससे उन्हें चींटियों जैसा महसूस हो रहा था और वे तनाव में थे। फिर भी वे अपने पहले मुठभेड़ के अलावा बहुत से जानवरों या किसी छाया जानवर या किसी भी जानवर से नहीं मिले थे। इससे उन्हें रात में थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। उस रात जब रे सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। उसने तंबू के चारों ओर देखा, लेकिन वह देख सकता था कि सभी अभी भी सो रहे थे। अपनी ड्रैगन आंखों को सक्रिय करते हुए वह ये भी देख सकता था कि पहरेदार बाहर खड़े थे और जीवित थे, किसी पर हमला नहीं हुआ था या कोई मर रहा था। तभी अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार उसे एहसास हुआ कि यह आवाज उसके कानों ने नहीं सुनी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह आवाज सीधे उसके दिमाग में आ रही थी। टैंक से बाहर निकलते हुए रे ने उन दो गार्डों की तरफ देखा जो पूरी तरह से जागे हुए थे, और ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कुछ देखा था। अब हालांकि उसे बुलाने वाली आवाज तेज होती जा रही थी और वह जानता था कि वह कल्पना नहीं कर रहा था। आवाज का अनुसरण करते हुए वह शिविर से बाहर निकल गया था और अब वह कुछ शब्द समझ सकता था। आसपास आवाज ने कहा, अभी भी उसका मार्गदर्शन कर रही थी और फिर वह उसे देख पाया। एक मानव के आकार की एक अंधेरी धुंधली छाया एक विशाल वृक्ष के पीछे छिपी हुई थी। ये तय नहीं था कि ये दोस्त है या दुश्मन। रे ने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। फिर जब छाया ने अपना सिर बाहर निकाला, तो रे को एहसास हुआ कि वह जो देख रहा था वह वास्तव में छाया नहीं थी। यह एक भूत था। रे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, काइल ने कहा। अध्याय 507 छाया के पीछे। काइल के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह चमक रहा है, और जब उसके पैरों को नीचे देखा गया, तो वह जमीन से कुछ इंच ऊपर अपनी जगह पर मंडरा रहा था। उसके शरीर को देखा जा सकता था और हालांकि उसकी ऊर्जा जीवित लग रही थी, लेकिन वह तेजी से फैल रही थी, हर सेकंड में गायब हो रही थी। ये स्पष्ट था कि रे किसी मृत शरीर या आत्मा से बात कर रहा था। उसके पास पहले कभी मृतकों से बात करने की क्षमता नहीं थी। कुछ लोग थे जिन्होंने दावा किया कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि वे सच कह रहे थे या नहीं। लेकिन ये जादू और पुनर्जन्म से भरी दुनिया थी। कुछ मामलों में ऐसा लग रहा था कि छाया मृतकों को वापस लाने का प्रयास कर रही थी, इसलिए ये केवल एक छोटा सा आश्चर्य था। रे, तुम परेशान हो ना? तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी गलती है? काइल ने कहा। मैंने अपनी सारी ऊर्जा और अपनी सारी इच्छा शक्ति तुम्हारे पास आने के लिए इस्तेमाल की, ताकि मैं तुम्हें धन्यवाद दे सकूं। जब कोई व्यक्ति छाया से ग्रस्त होता है, तो यह वैसा नहीं होता जैसा दूसरे सोचते हैं। तुमने मुझे मेरे दर्द से मुक्त कर दिया। भले ही मैं छाया द्वारा नियंत्रित होकर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं उस समय जो कुछ भी कर रहा था, उसके बारे में मुझे पता था। मैं रे को चोट पहुंचा रहा हूं। जब से मैंने रेड विंग्स के लोगों को मारा है, तब से मुझे चोट पहुंच रही है। पूरे समय मैं किसी से भीख मांग रहा था कि वह पता लगाए कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे रोके। मुझे खुशी है कि हैरी ने ये समझ लिया था। किसी भी चीज से ज्यादा रे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि मैं आपके अधीन काम करने में सक्षम था। एक दोस्त की तरह आपके साथ काम किया। मेरे पास आपको अपनी दुख भरी कहानी बताने का समय नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि लाल बालों वाले लड़के के रूप में मेरे लिए जीवन कैसा था। हम सभी कल्पना करते हैं, लेकिन आपकी वजह से अकादमी में हमारा जीवन बेहतर था। मेरे पूरे जीवन की कुछ बेहतरीन यादें वही बनी। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बुरा महसूस करो। जब तुम उन लोगों को मारते हो जो छाया के कब्जे में हैं, तो तुम उन पर एहसान कर रहे हो। संकोच मत करो रे, अन्यथा मुझे डर है कि हम ये युद्ध हार सकते हैं। जब रे को पता चला कि काइल की मौत हो गई है, तो उसे नहीं पता था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। उसे दुखी होना चाहिए था, लेकिन रे काइल को सिर्फ 17 साल से जानता था। यह उसके जीवन का बहुत छोटा हिस्सा था। फिर भी किसी कारण से जब उसे पता चला कि काइल चला गया है, तो उसे कुछ कमी महसूस हुई। इस बातचीत से उसे राहत मिली और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्यों वह थोड़ा खालीपन महसूस कर रहा था। ये तथ्य नहीं था कि काइल मर चुका था, उसके जीवन में कई लोग मर चुके थे, बल्कि यह तथ्य था कि वह अलविदा कहने में सक्षम नहीं था। धन्यवाद काइल, रे ने मुस्कुराते हुए कहा। काइल के शरीर से ऊर्जा तेजी से हवा में गायब होने लगी। ये देखकर रे को याद आया कि वह कुछ पूछना चाहता था। जब तुम पर छाया हावी थी, तो क्या तुमने कुछ देखा था? कौन तुम्हें नियंत्रित कर रहा था? क्या तुम्हें नियंत्रित कर रहा था? रे ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि जब उसने ड्रैगन की हड्डियों को छुआ था, तो उसे एक निश्चित दृश्य दिखाई दिया था। ये सही है, काइल ने कहा।
मुझे नहीं पता कि यह किसी भी तरह से आपसे संबंधित है या नहीं, लेकिन मैंने एक काला ड्रैगन देखा। सूचना, आदेश, जो कुछ भी मैं प्राप्त कर रहा था वह एक काले ड्रैगन के पास वापस जा रहा था, और मैं उस ड्रैगन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने किले पर हम पर हमला किया था, मैं एक असली ड्रैगन की बात कर रहा हूँ। ये जानकारी रे की अपेक्षा से अधिक थी। धन्यवाद काइल, अब आप जाकर आराम कर सकते हैं, रे ने उत्तर दिया। जल्द ही, काइल ने जो पारदर्शी आत्मा का रूप धारण किया था, वह हवा में उड़ गया और उसका शरीर अब नहीं रहा। रे के लिए अब उससे आगे संवाद करने का कोई रास्ता नहीं था। एक काला ड्रैगन। रे ने बहुत सोचा और गहराई से सोचा, और यह रे को दिखाई देने वाले विवरण से मेल खाता हुआ लग रहा था। कई बार उसके अतीत की छवियां उसके सामने आ जाती थीं। उसका सिर अक्सर धड़कने लगता था और जब भी ऐसा होता था, तो हमेशा पुराने ड्रैगन के बारे में होता था। एक समय था जब ड्रैगन अस्तित्व में थे और मनुष्य उनका शिकार करते थे। उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाना चाहते हुए, रे ने उनकी रक्षा करने की शपथ लेकर एक आश्रय बनाया था। सोचने पर पता चला कि यही एकमात्र काला ड्रैगन है जिसे मैं जानता हूँ, रे ने सोचा। बस्ती में एक ड्रैगन था, एक युवा काला ड्रैगन जिसे रे ने तब बचाया था जब वह एक ड्रैगन था। यह एक घायल बच्चा ड्रैगन था जो उस बस्ती में रहता था जिसे उसने बनाया था। वह आदमी हर जगह मेरा पीछा करने की कोशिश करता था, रे ने सोचा। हालांकि इस बात की बहुत कम संभावना थी कि ड्रैगन और उसका कोई संबंध था। एक बार जब रे बस्ती में वापस आया था, तो वहां के सभी ड्रैगन मनुष्यों द्वारा मारे जा चुके थे। रुको, क्या मैंने काले ड्रैगन का शरीर देखा? रे अब अनिश्चित था। ऐसा बहुत पहले हुआ था, जब वह वापस लौटा, तो उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वह किसी को जीवित देख सकता है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से जांच की लेकिन उसे कोई नहीं मिला। लेकिन उसने उन ड्रैगन पर ध्यान नहीं दिया जो उस समय मारे गए थे। वह क्रोध से इतना भर गया था कि ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। क्या ये संभव है कि युवा ड्रैगन बच गया हो? ये समझ में आता है। अगर मनुष्यों ने शिविर पर हमला किया और सभी को मार डाला, तो ये सभी घृणा का कारण होगा। एक कारण है कि काला ड्रैगन मानव जाति को नष्ट करना चाहता है, जैसे कि रे को एहसास हुआ कि एक समय वह मानव जाति के लिए क्या सोचता था, और अब वह इस संभावना पर विचार कर रहा था कि यह पूरी छाया प्लेग एक ड्रैगन द्वारा शुरू की गई थी। एक ड्रैगन जिसे वह जानता था। क्या यही उसका मतलब था जब उसने कहा कि वह मुझे जानता है? फिर भी, अगर यह सच था तो कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए। रे के हारने तक इंतजार क्यों किया गया? इतने लंबे समय बाद क्यों? इसके बाद उनकी क्या योजना थी और क्यों न रे से व्यक्तिगत रूप से बात की गई? रे केवल एक ही काम कर सकता था, वह था उस छाया के पीछे वाले व्यक्ति से आमने सामने पूछना। उसे ऐसा लग रहा था कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा है, और जल्द ही यह सब खत्म हो जाएगा। अध्याय 508, सिर्फ सफेद रोशनी नहीं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें जो कुछ भी खोना था, उसके लिए समय की भरपाई करने की कोशिश करनी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सतर्क रहने की भी जरूरत थी। छाया को शायद पता था कि वह क्या कर रही है, और भिक्षु के आगे होने के कारण उन्हें सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि उनका जासूस पहले ही मर चुका है। ये बहुत संभव था कि रास्ते में रेडविंग्स को और भी धीमा करने के लिए कई जाल बिछाए गए थे। इस वजह से रे ने नोअर को आगे की ओर स्काउट करने के लिए कहा, और अगर कुछ गड़बड़ होती तो वह वापस आकर रिपोर्ट करती। यही कारण था कि जब अन्य लोगों ने उसे वापस लौटते हुए रे की ओर आते देखा तो वे थोड़ा चिंतित हो गए। रे ने उसकी ओर देखा और उसकी बातें सुनी। गुरुजी, आगे एक गांव है। मैं आपके कहे अनुसार बहुत पास नहीं गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां बहुत से लोग मर चुके हैं। रे और नोअर एक विशेष लिंक के माध्यम से संवाद कर सकते थे, जहां वह अब अपने मन की बात कह सकती थी। वह एक सामान्य इंसान की तरह ही होशियार थी, और भाषा को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन वह दूसरों के साथ संवाद नहीं कर सकती थी, और केवल रे के साथ ही संवाद कर सकती थी। मानव, छाया महाद्वीप क्षेत्र में रहने वाले जानवर नहीं, रे ने थोड़ा भ्रमित होकर पूछा। क्या हुआ? माथा ने पूछा, क्योंकि वह देख सकती थी कि नोअर ने उसे कुछ अजीब बात बताई थी। नोअर ने मुझे बताया कि आगे एक छोटा सा गांव है, केवल एक बात यह है कि वह उन लोगों से भरा है जो पहले ही मारे जा चुके हैं, रे ने उत्तर दिया। क्या कोई जीवित बचा है? लेनी ने पूछा। मैंने ये सुनिश्चित किया कि वह अकेले बहुत अंदर न जाए, क्योंकि घात लगाकर हमला हो सकता है, रे ने उत्तर दिया। ये डार्क गिल्ड परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हैरी ने कहा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? माथा ने जवाब दिया।
अगर ऐसा होता भी, तो क्या यह अजीब नहीं है कि वे मर गए होते? डार्क गिल्ड छाया के साथ काम कर रहा है, इसलिए उन्हें किसी भी आश्चर्यजनक जानवर के हमले से नहीं जूझना चाहिए था, जब तक कि यह कोई तीसरा बल या संभवतः भिक्षु न हो, लेकिन वह वैसे भी डार्क गिल्ड का कार्यवाहक नेता है। मुझे लगता है कि हमें डार्क गिल्ड को देखने के तरीके पर फिर से विचार करना चाहिए, हैरी ने जवाब दिया। डार्क गिल्ड और शैडो का आपस में उतना करीबी रिश्ता नहीं है जितना हमने पहले सोचा था। वे हमारे जैसे ही आम इंसान हैं, जिनकी अपनी कहानियां और परिवार हैं, जिन्होंने शैडो के साथ काम करना चुना है। उनमें से ज्यादातर शैडो को एक तरह के भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम दिव्य प्राणी को मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस युद्ध में जीतने वाले पक्ष को चुना है, और इसके बाद शांति से रहने की उम्मीद करते हैं। जब मैं उनके द्वारा पकड़ा गया तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। मैं कहूंगा कि उनमें से कुछ अब छाया के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, खासकर जब उन्होंने हमें उनके एक किले को हराते हुए देखा, और अब दूसरा किला भी नष्ट हो गया है। शायद उनमें से कुछ अब इस बात पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। यदि छाया को ये तथ्य पता चल गया, फिर वह जानवरों को उनमें से हर एक को मार डालने का आदेश देगा। लेनी ने कहा, ये सोचना बहुत भयानक था, लेकिन ये युद्ध था, और मृत्यु इसका एक हिस्सा थी। उन सभी को ये याद रखना था कि कभी कभी जब वे लड़ते थे और डार्क गिल्ड के सदस्यों को मारते थे, तो उनके भी परिवार होते थे जिनके पास वे अब वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन साथ ही, यदि वे उन्हें नहीं मारते, तो उनके परिवार ही पीड़ित हो सकते थे। वे गांव के चारों ओर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इसमें अधिक समय लगेगा, इसलिए समूह ने गांव के बीच से ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि शायद वे स्वयं भी थोड़ी जांच कर सकें। हालांकि रे को थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वह छाया महाद्वीप में जितना गहरा गया, छाया उतनी ही मजबूत होती गई। उसकी ड्रैगन दृष्टि उसे सभी दिशाओं में, हर जगह छाया शक्ति दिखा रही थी। जल्द ही ऐसा लगने लगा कि वह अपने सामने वालों को भी स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाएगा। जब वे गांव में पहुंचे तो ये बात और भी स्पष्ट हो गई, क्योंकि वह ये नहीं देख पा रहे थे कि कौन जीवित है और संभवतः कौन मर चुका है। शवों की जांच करने पर पता चला कि गांव में आम लोग ही थे। उन्होंने जानवरों के कवच नहीं पहने थे और न ही उनके पास हथियार थे। उन्होंने सोचा कि जो भी घरेलू सामान मिल जाए, उसका इस्तेमाल कर लें। कई रेडविंग्स के लिए ये जानना आश्चर्यजनक था कि मनुष्य वास्तव में अभी भी छाया महाद्वीप में रहते हैं। हालांकि अधिक चिंताजनक बात यह थी कि शवों का खून अभी भी ताज़ा था। सभी लोग सतर्क रहें, रे ने कहा। जो भी उन पर हमला कर रहा था, वह अभी भी यहाँ हो सकता है। और ऐसा लगा कि रे सही कह रहे थे। हर तरफ से गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और रेडविंग समूह बीच में इकट्ठा होने लगा। वेन को घेरे के बीच में रखा गया था। घरों के पीछे से, विशालकाय पेड़ों के बीच से, कई शिकारी कुत्ते निकल रहे थे। हालांकि ये सामान्य कुत्तों से कई गुना बड़े थे, और काफी बड़े समूह में थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये सभी राजा स्तर के हैं, और छाया की शक्ति से वे और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। फ्लिन ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों के पास कोई मौका नहीं था। वेन, क्या तुम वही कर सकते हो जो तुम पहले करते थे? लेनी ने पूछा। वेन ने तुरंत ही सफेद पत्थर को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया, और उसका लक्ष्य ऊर्जा की एक किरण उत्पन्न करना था जो चारों ओर फैलकर सभी को जला दे। फिर भी इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि सफेद पत्थर प्रकाशित होकर फीका पड़ जाएगा। जैक एक वेयरवुल्फ में बदल गया था, और सामने के जानवरों से लड़ने के लिए काम पर लग गया, और नोर सहित अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। इस समय रे ये सुनिश्चित कर रहा था कि नियमित सैनिक सुरक्षित रहें। वह बाहर जा सकता था, और कुछ जानवरों पर अकेले हमला कर सकता था, लेकिन उसने महसूस किया कि इससे वे खुले रहेंगे और वेन के साथ जानवर से जल्द ही निपटा जाएगा। जैसे ही सफेद रोशनी दिखाई दी, रे को वहां से निकल जाने का संकेत मिल गया। जब सफेद पत्थर तैयार हो गया, तो वैन ने उसे हवा में उठाया, और वह धड़कते हुए हमले के लिए तैयार था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ और जानवर छिपे हुए थे, जिसे रे ने महसूस नहीं किया था। उस समय 4 विशालकाय शिकारी कुत्ते कूद पड़े, सैनिकों के एक समूह को धक्का देकर वैन से टकरा गए, जिससे वह सफेद पत्थर गिरा दिया। तुम और तुम्हारे कमजोर हाथ, हैरी चिल्लाया। तुम्हें उस चीज को ऐसे पकड़ना चाहिए जैसे तुम्हारा जीवन उस पर निर्भर करता है। ये देखकर रे ने सोचा कि अब अपनी ताकत बचाने का समय नहीं है। वे अब छाया क्षेत्र में थे, और रे को कोई अंदाजा नहीं था कि वे कब किसी छाया रक्षक से मिलेंगे, या शायद छाया के पीछे वाले से।
शायद वह भी इस बात का इंतजार कर रहा था कि हमला करने से पहले वह अपनी शक्ति खर्च कर दे, इसलिए रे अपनी ऊर्जा बचाकर रखना चाहता था। हालांकि वह नहीं चाहता था कि उसके एक और आदमी की मृत्यु हो, इसलिए उसने अपने क्लोन बनाने शुरू कर दिए, और जब वे लड़ने में व्यस्त होते तो वह विशाल जादू का प्रयोग करता, जिससे बड़े जादू के एक ही प्रहार से शिकारी कुत्ते तुरंत मर जाते। रे की बदौलत लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई। फर्श पर पड़े क्रिस्टल को खोजते हुए हैरी ने उसे उठाया और उसे वैन को लौटाने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो उसे कुछ अजीब लगा। क्रिस्टल को उठाते समय एक छोटी सी प्रतिक्रिया हुई। क्रिस्टल कुछ सेकंड के लिए चमक उठा, लेकिन उसका रंग सफेद नहीं था, बल्कि हल्का बैंगनी था। धन्यवाद हैरी, वैन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्रिस्टल से रंग जल्द ही गायब हो गया था। हैरी ने फिर से उसे देखा और वैन की तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसने अनिच्छा से क्रिस्टल वापस दे दिया। अगली बार इसे कसकर पकड़ लेना, नहीं तो कौन जाने ये किसके हाथों में चला जाए, हैरी ने कहा। अध्याय 509 गहरी इच्छा। अप्रत्याशित जानवरों से निपटने के बाद रेड विंग्स ने गांव की तलाशी लेने का फैसला किया, ताकि पता चल सके कि क्या उन्हें कोई और इंसान मिल सकता है जो अभी भी जीवित हो। दुर्भाग्य से उन्हें कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। उन्हें बस इतना पता चला कि हमला हाल ही में हुआ था। अपनी जांच के दौरान उन्होंने ये भी पाया कि मनुष्यों पर हमले जानवरों द्वारा किए गए प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि यह मॉन्क और उसके गिरोह का काम नहीं था, माथा ने कहा। हो सकता है कि यह उन्हीं जानवरों ने किया हो जिन्होंने हम पर हमला किया था। तो क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरा रास्ता लिया, हैरी ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो शायद इस रास्ते से जाने पर हम दूसरे किले तक जल्दी पहुंच जाएंगे जितना हमने सोचा था। हम फिर भी उनसे आगे निकल सकते हैं। ये शर्मनाक था, लेकिन रेड विंग्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। वे उन मृत परिवारों को दफनाना चाहते थे जिन्हें उन्होंने पाया था, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। शवों को गांव के बीचों बीच ढेर करके रख दिया गया और फिर रे ने उन्हें जला दिया। जानवरों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की तुलना में उनके लिए इस तरह से गुजरना ज्यादा शांतिपूर्ण था। भले ही जानवर उन्हें खाने के लिए वापस न आए, लेकिन इस बात की संभावना थी कि मृत शरीर बीमारियां फैला सकते थे। ये पता चलने के बाद कि छाया महाद्वीप में अभी भी मनुष्य रहते हैं, उन्होंने इन चीजों के बारे में और अधिक सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां दूर से धुआं दिखाई दे रहा था। ऊपर देखने पर वहां केवल कई बड़े घुमावदार पेड़ थे जो एक दूसरे से चिपके हुए थे, और जहां तक वे देख सकते थे धुआं था। ये संकेत था कि किला नष्ट हो गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि हम अभी तक मोन्क और उसके समूह से नहीं मिले हैं, इससे पता चलता है कि वे पहले ही किले में पहुंच चुके हैं, लेनी ने कहा। किला? मुझे कोई किला दिखाई नहीं दे रहा, जैक ने हवा सूंघते हुए और चारों ओर देखते हुए उत्तर दिया, और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। ये किला किंडल साम्राज्य का हुआ करता था, लेनी ने समझाना शुरू किया। वे अपनी मजबूत सुरक्षा के लिए जाने जाते थे, इसलिए उन्होंने अपना किला इस विशालकाय जंगल में बनाया, और उन्होंने ऐसा इन विशालकाय पेड़ों की चोटी पर किया। रे के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि जब वह किले की तरफ देख रहा था, तो उसने पाया कि इन विशाल पेड़ों के दूसरी तरफ जंगल का किनारा था। हर कोई इसे देख सकता था। जैसे ही वे इस रास्ते से बाहर निकलते, खतरनाक बर्फीले पहाड़ों में जहां से वे पहले कभी गुजरे थे, मौसम फिर से बदल जाता था। अगर कोई सबसे ऊपर से गिर जाए और दूसरी तरफ धकेल दिया जाए, तो शायद वे फिर कभी न मिले। सबसे पहले रे ने एक पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वहां पहले से चल रहे लोगों द्वारा बनाया गया एक साफ रास्ता था, और ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए बेलें भी थीं। जल्द ही उसने अपने पीछे चल रहे लोगों की थकी हुई सांसों और फुफकारों की आवाज सुनी। केटी समेत सभी पुरुष थके हुए थे। वे इस पूरे समय जिस तेज गति से चल रहे थे उससे वे थक चुके थे। वे दूसरों की तरह अलौकिक नहीं थे। उनमें जानवरों का आंशिक समावेश नहीं किया गया था। रेडविंग लीडर्स के ऊपर जाने का विकल्प था, लेकिन रे ने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। वह समूह को बिल्कुल भी विभाजित नहीं करना चाहता था। छाया महाद्वीप में रहते हुए नहीं, जहां जानवर कभी भी कहीं से भी निकल सकते थे। हम यहीं नीचे आराम करेंगे, इस तरह हम देख सकेंगे कि मोन्क और दूसरा समूह निकलेगा या नहीं। एक और दिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रे ने कहा। हालांकि कोई भी इसे दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वे राहत महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने रात के लिए तंबू और अन्य जगहें बनानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, उनके मन में चिंताएं बढ़ने लगी थीं। रे को चिंता हो रही थी कि छाया वास्तव में क्या है, क्योंकि वह करीब आ रहा था।
माथा अभी भी सोच रही थी कि क्या मोन को वापस पाने का कोई रास्ता है। जैक ने रे के प्रति समर्पण दिखाया था, क्योंकि वह उसकी पारिवारिक परेशानियों में उसकी मदद करता था और अब वह उसकी मदद करेगा। और वैन इस चिंता में व्यस्त था कि मानव जाति का भाग्य संभवतः सफेद पत्थर के साथ उसके हाथों में था। हैरी वैन को ध्यान से देख रहा था, न सिर्फ उसे बल्कि उस सफेद पत्थर को भी। उसकी नजरें उस वस्तु पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसने देखा कि वैन अपने अस्थायी स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था। अचानक उसके कंधे पर एक थपकी महसूस हुई और उसने अपनी तलवार जल्दी से खींच ली, लेकिन वह रुक गई और इससे पहले कि वह उसे निकाल पाता, वह वापस म्यान में चली गई। शांत हो जाओ, रे ने कहा। मैं बस तुमसे कहना चाहता था कि अपनी इच्छाओं के बारे में इतना जुनूनी या स्पष्ट मत बनो। मेरा मानना है कि हमारी इच्छाएं कितनी प्रबल हैं, इस आधार पर छाया हमारे दिलों में अधिक आसानी से प्रवेश कर पाती है। उन्हें पूरा करने का वादा करके यह अंततः हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। गैरी अपनी बहन के हत्यारे को खोजने के लिए ताकत के प्रति इतना जुनूनी था कि वह ये साबित करना चाहता था कि वह सबसे अच्छा है। काइल हमेशा कमजोर महसूस करता था और अपने दोस्तों की मदद न कर पाने के लिए खुद को दोषी मानता था। अंततः वह खुद को सचेत महसूस करता था और यह साबित करना चाहता था कि वह उनके नक्शे कदम पर चल सकता है। ओह, और तुम क्या चाहते हो रे? मैंने तुम्हारी यादें देखी हैं। क्या एक समय ऐसा नहीं था जब तुम पूरी मानव जाति को मार डालना चाहते थे? फिर भी इसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। चिंता मत करो रे, मैं बस यही चाहता हूँ कि यहाँ के लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं। मुझे डर है कि वैन सफेद पत्थर का इस्तेमाल करते समय हिचकिचा रहा है। मैं समझता हूँ कि वह अपनी शक्ति के कारण इसकी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब मैंने इसे अपने हाथ में लिया तो मैं तुम्हें लगा कि तुम इससे बेहतर कर सकते थे, रे ने जवाब दिया, और यही कारण है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और छाया में जाए। अभी मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं उन्हें उन सभी कष्टों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूं जो मैंने एक इंसान के रूप में अपने समय के दौरान सहे हैं। एक बार मेरी इच्छा पूरी हो जाने के बाद मैं सभी को शांति से रहने दूंगा ताकि वे अपनी मर्जी से काम कर सकें। ये शब्द कहकर रे गहरी नींद में चला गया। सबको छोड़ दो, तुम क्या सोच रहे हो रे? क्या तुम्हें लगता है कि जब छाया चली जाएगी तो इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी? एक बार छाया चली गई तो इंसान फिर से एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। इंसानों को तुम्हारी जरूरत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है रे। अध्याय 510, धक्का और खींच। वे उस किले के इतने करीब थे जो विशालकाय पेड़ की चोटी पर था, इसलिए उनमें से कुछ लोग दूसरों के बिना ही ऊपर चढ़ना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उस समय वहां क्या था। लेकिन रे ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह कोई विकल्प नहीं था। वे या तो एक साथ ऊपर गए या बिल्कुल नहीं। ये स्पष्ट था कि भिक्षु और उनकी पार्टी उनसे पहले किले में पहुंच गई थी। मूल रूप से द्वंद्व युद्ध हारने के कारण यदि वे शर्तों पर सहमत हो जाते तो उन्हें जांच के लिए 3 अतिरिक्त दिन मिलते। उनकी तेज गति और आज रात को उनके द्वारा लिए जाने वाले विश्राम के कारण वे अपने समूह से केवल एक दिन पीछे रह जाते। रात के ज्यादातर समय नोअर निगरानी करती थी। रे को उस पर दूसरों से ज्यादा भरोसा था और जब भी कोई परेशानी होती तो वह हमेशा प्रकाश की गति से उसके पास आती थी। नोअर को सिस्टम में रखे जाने की वजह से ज्यादातर समय वह अच्छी तरह से आराम करती थी, इसलिए पूरे दिन और रात जागना उसके लिए आसान काम होता था। यदि कोई एक व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकता था कि वह छाया से प्रभावित नहीं होगा, तो वह थी। सुबह सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था और पेड़ों ने अभी भी जो थोड़ी बहुत धूप थी उसे रोक रखा था, तब समूह पूरी तरह से जाग चुका था। वे सभी जानते थे कि आगे का काम कितना महत्वपूर्ण था। हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार है, माथा ने कहा। भले ही उनमें से कुछ अभी भी थके हुए थे और जम्हाई लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सम्मान के लिए इसे रोक लिया। उन्होंने देखा था कि रे हाल ही में कितना ख्याल रख रहा था और वे यात्रा में और देरी नहीं करना चाहते थे। इस यात्रा ने उन सभी को पहले से कहीं ज्यादा उसके प्रति वफादार बना दिया था। बड़े पेड़ों से लटकी हुई बड़ी लताओं का उपयोग करते हुए वे लताओं को खींचते हुए रास्ते पर चलते थे। ये सीढ़ियों पर रेलिंग की तरह काम करता था और फर्श बहुत ही ढलानदार और ऊबड़ खाबड़ होने के कारण इससे उन्हें अधिक आसानी से यात्रा करने में मदद मिलती थी। किसने सोचा था कि एक विशाल वृक्ष के ऊपर किला बनाना एक अच्छा विचार होगा? फ्लिन ने शिकायत करते हुए कहा। उसने बेल को खींचा और खुद को आगे की ओर खींचा। वेंडी ने जवाब दिया, अगर आप अपने अग्रभागों और कंधों को और अधिक प्रशिक्षित करते तो चढ़ाई आसान हो जाती। क्योंकि उसे फ्लिन जितना संघर्ष नहीं करना पड़ा।
तीरंदाजी के इतने सालों ने उसके हाथों और बाजुओं को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना दिया था। फ्लिन ने क्लेयर और डेल की ओर देखना शुरू किया, जो बिना बेलों का इस्तेमाल किए ही ऊपर चढ़ रहे थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी भुजाओं और हाथों को आंशिक रूप से बदल दिया था और अपने भेड़ियों जैसे पंजों को पेड़ में गड़ा दिया था। जैक, जो आगे था, वैसा नहीं कर रहा था। जब बात उसके परिवर्तन कौशल की आई तो उसके पास अभी भी बहुत नियंत्रण नहीं था। यार, तुम लोगों को ये सब अच्छा लग रहा होगा, फ्लिन ने कहा। इसके तुरंत बाद वेंडी ने उसकी पसलियों पर धक्का मारा, क्योंकि यह कहना बहुत ही असभ्य बात थी। दोनों बच्चों के वेयरवुल्फ होने का मतलब था कि शहर में उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। इतना नहीं जितना कि अगर वे किसी दूसरे शहर में जाते तो होता, और बेशक बहुत से लोग उनके समर्थक थे, खास तौर पर जैक की वजह से, लेकिन इससे उन कुछ लोगों को रोका नहीं जा सका जो अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए वेयरवुल्फ के पास रहने के विचार के खिलाफ थे। ये याद करके फ्लिन को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या कहे। ये बहुत अच्छा है, डेल ने अपने पंजे वाले हाथ को देखते हुए कहा और फ्लिन की ओर मुस्कुराया। तुम बच्चों को सतर्क रहना चाहिए और हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लेनी ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया। पेड़ों पर ऊंचे किले बनाने के अपने फायदे हैं। एक तो ये कि यह काफी छिपा हुआ है। अगर किसी को पहले से इसके बारे में पता न हो तो उसे ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल होगा। और दूसरा ये कि यह बचाव के लिए एकदम सही है। देखिए, हम शीर्ष पर पहुंचने के लिए किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। वे ऊंची जमीन पर हैं और वे यहाँ से आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं, जिससे हम नीचे गिर जाएंगे। पेड़ सर्पिल में ऊपर जा रहा था। वहां समतल क्षेत्र होंगे जहां लताओं का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन बच्चों ने विशाल पेड़ के किनारे पर देखा, जहां वे बर्फीली चट्टान और खेतों को देख सकते थे। उन्होंने खुद को हमले से बचाने और संभवतः अपनी मौत के लिए वहां गिरने की कल्पना करते हुए सांस रोक ली। उसी समय माथा, जो सबके ऊपर आकाश में उड़कर निगरानी कर रही थी, झपट्टा मारकर नीचे आई। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जानवर, जानवर आ रहे हैं, वह चिल्लाए। समूह को आगे की ओर सर्पिलाकार विशाल पेड़ का एक सपाट हिस्सा दिखाई दे रहा था और वे उस तक पहुंच गए। वे अपनी पूरी ताकत से भागे, लेकिन फिर भी वे जानवरों को नहीं देख पाए। भागते समय अपनी थैली में टटोलते हुए वैन ने सफेद क्रिस्टल निकाला था। आखिरकार समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया और जानवरों के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। सैकड़ों सैकड़ों छोटे छोटे हल्के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वे अभी भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। फिर सबसे पहले माथा ने हमला किया और हवा का तीर छोड़ा। वे यहाँ हैं, वह चिल्लाए। तीर धनुष से छूटा और उसी समय पेड़ की टहनी के नीचे से एक विशालकाय सेंटीपीड जैसा प्राणी ऊपर की ओर रेंगता हुआ दिखाई दिया। सेंटीपीड का पेट भूरा था और ऊपर का हिस्सा काला और सख्त था। उसके सैकड़ों पैर थे, जिनमें से हर एक छोटे ब्लेड की तरह जानलेवा नुकीला था। पहला जानवर माथा द्वारा आसानी से मारा गया, क्योंकि तीर बिना किसी प्रतिरोध के उसके सिर में घुस गया था। समस्या यह थी कि उनमें से सैकड़ों लोग समूह की ओर आ रहे थे, और हर किसी के पास माथा की तरह किंटिया हथियार नहीं था। क्या आपको लगता है कि यह मॉन्क द्वारा स्थापित किया गया था? फ्लिन ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी इस बारे में चिंता करनी चाहिए, वेंडी ने जवाब दिया। भले ही वे सेंटीपीड कमजोर हों, उन्हें बस हम पर हमला करना है, हमें फेंक देना है और हम मर जाएंगे। हमेशा की तरह उनके पास एक सरल उपाय था जिसका वे उपयोग कर सकते थे और जो उन्हें अब तक कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में कामयाब रहा था, और वह था वैन। स्वाभाविक रूप से वे सभी वैन की ओर मुड़े, जो समूह के पीछे था। उसने अपनी थैली में हाथ डाला और क्रिस्टल निकाला। ये चमकने लगा, लेकिन फिर जल्दी ही फीका पड़ गया और उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। अब तक हर कोई वैन के व्यक्तित्व को जान चुका था। जितना ज्यादा दबाव उस पर डाला जाता, उतना ही उसके लिए सफेद क्रिस्टल की शक्ति को सक्रिय करना मुश्किल होता। अब वे केवल कल्पना ही कर सकते थे, और चूंकि सभी लोग उसे देख रहे थे, इसलिए ये कठिन होगा। इसलिए उन्होंने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वे पुनः उस पर भरोसा कर रहे थे। चलो, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें ये करना ही होगा, वैन ने मन ही मन सोचा। लेकिन इससे स्थिति और खराब होती जा रही थी, क्योंकि क्रिस्टल फिर से फीका पड़ने लगा था। अगर मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता हूं तो ये पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, रे ने कहा। इसलिए मुझे अपनी मुट्ठी का उपयोग करना होगा। यह कोई समस्या नहीं है। रे खुद के कई क्लोन बनाने और जानवरों से लड़ने के लिए तैयार था। नंगे हाथों से लड़ते समय छोटे छोटे मंत्र और इस तरह की चीजें कारगर साबित होती थी। जबकि दूसरे लोग घबरा रहे थे, वह शांत था,
हालांकि रे के कुछ करने से पहले ही कुछ और हो गया। हैरी ने देखा कि वेन क्रिस्टल की शक्ति को सक्रिय करने में कितना संघर्ष कर रहा था, और वह निराश हो गया। बस इसे यहाँ दे दो, मैं ये कर सकता हूँ, हैरी ने कहा, जैसे ही उसने क्रिस्टल छीनने का प्रयास किया। अब वे दोनों क्रिस्टल को पकड़े हुए थे, लेकिन वेन ने छोड़ने से इनकार कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यह मेरी शक्तियों पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया करता है। हम ये भी नहीं जानते कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं। वेन ने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्रिस्टल ने पहले ही मुझ पर प्रतिक्रिया कर दी है, जिसका मतलब है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और अभी तुम बेकार हो, इसलिए हमें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, हैरी ने चिल्लाकर कहा। अचानक दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और दोनों की शक्तियों से प्रेरित होकर क्रिस्टल प्रतिक्रिया करने लगा। आखिरकार क्रिस्टल वेन के हाथ से छीन लिया गया और उसने सफेद ऊर्जा की एक किरण को सक्रिय कर दिया। ये क्रिस्टल से बाहर निकलना शुरू हुआ, लेकिन ये गलत दिशा में जा रहा था। जानवरों की ओर जाने के बजाय यह उनके अपने लोगों की ओर जा रहा था। सौभाग्य से सफेद किरण रेडविंग सदस्यों के लिए हानिरहित थी, सिवाय एक के जो सुरक्षित था। श्वेत ऊर्जा की किरण इतनी तेज थी कि रे को कोई असर नहीं हुआ और किरण ने उसे मार डाला। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और जलन महसूस की और अचानक उसे कमजोरी महसूस हुई, जैसे कि उसके शरीर से उसकी मन और शक्तियां खत्म हो रही हों। पीछे धकेलने की ताकत न होने के कारण बीम उसे लगातार धकेलती रही और वह दर्द से चिल्लाता रहा। आखिरकार बीम ने उसे पेड़ के तने से नीचे धकेल दिया। रे गिर गया था, उसे चोट लगी थी और वह बर्फीली गहरी चट्टान पर गिर रहा था।